निर्वाचन व्यवस्था किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निर्वाचन व्यवस्था के बारे में। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है। दोस्तों, इस सीरीज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकेंड पार्ट के अंदर हम निर्वाचन प्रणालियों के और भी प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं निर्वाचन व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, निर्वाचन व्यवस्था के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि निर्वाचन व्यवस्था कहते किसको हैं। दोस्तों, निर्वाचन व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी मदद से जो मतदाता होते हैं यानी कि हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उसे मतदाता कहा जाता है। मतदाता इस प्रक्रिया की मदद से यानी कि इसके माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं निर्वाचन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी मदद से जो मतदाता होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और दोस्तों, निर्वाचन व्यवस्था के अंदर जो मतदान का अधिकार होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतदान का अधिकार से दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं तो जो भी व्यक्ति 18 साल के हो चुके हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, जो 18 साल के हैं, उन्हें मतदान का अधिकार है यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसी को मतदान का अधिकार कहा जाता है। और निर्वाचन व्यवस्था के अंदर जो ये मतदान का अधिकार होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, निर्वाचन व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से और जिसके माध्यम से जो भी निर्वाचक होते हैं वो अपनी मर्जी को अपनी मर्जी से अभिव्यक्त करते हैं। निर्वाचक से दोस्तों यहाँ पर मतलब है मतदाता से। मतदाता यानी कि दोस्तों जो भी व्यक्ति 18 साल का है या 18 साल से ऊपर का है, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उसे ही मतदाता और निर्वाचक कहा जाता है। और दोस्तों, निर्वाचन व्यवस्था की मदद से, उसके माध्यम से ये जो निर्वाचक होते हैं, मतदाता होते हैं, वो अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं यानी कि अपनी मर्जी से अपनी मर्जी को अभिव्यक्त करते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, निर्वाचन व्यवस्था नियमों व कानूनों का एक ऐसा ढांचा होता है जिसकी मदद से, जिसके माध्यम से जो उम्मीदवार होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके बीच में जो चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है उसको संचालित किया जाता है। यानी कि दोस्तों, निर्वाचन व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे नियम और कानून होते हैं जिसकी मदद से जो उम्मीदवार होते हैं और जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बीच में जो ये इलेक्शन को लेकर कंपटीशन होता है, उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको मैनेज किया जाता है। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि निर्वाचन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो मतदाता होते हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, वो मतदान करके यानी कि वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर निर्वाचन और मतदान उसका आधार होती है यानी कि उसका बेस होती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बारे में। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर जो मतदाता होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि खुद डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यानी कि दोस्तों, इस प्रणाली के अंदर जो मतदाता होते हैं वो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो जितने भी मतदाता होते हैं वो चुनाव स्थान पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं और उसे चुनते हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जो मतदाता होते हैं वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं। और दोस्तों, मतदाता जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि दोस्तों, जनता जिस भी प्रतिनिधि को चुनती है यानी कि चुनाव के अंदर जो भी व्यक्ति जीतता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वह जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके हितों को पूरा करने के लिए काम करे। दोस्तों, इसका एक उदाहरण हम भारत को ले सकते हैं। जब भी भारत के अंदर लोकसभा और तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होते हैं। दोस्तों, इस प्रणाली का सबसे पहला गुण है कि ये प्रणाली काफी प्रजातांत्रिक है यानी कि लोकतांत्रिक है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस प्रणाली के अंदर जो जनता होती है, जो मतदाता होते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है वो काफी ज्यादा लोकतांत्रिक है, जो कि इसका एक गुण है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रणाली का दूसरा गुण यह है कि इस प्रणाली के कारण जो मतदाता होते हैं उनके अंदर राजनीतिक रुचि उत्पन्न होती है। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इस प्रणाली के अंदर जो मतदाता होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। जब उन्हें पता है कि हमें अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनना होता है तो वो धीरे धीरे करके राजनीति के अंदर रुचि दिखाने लगते हैं, यानी कि राजनीति के अंदर उनका इंटरेस्ट आने लगता है।
और दोस्तों समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं, उनके माध्यम से जो मतदाता होते हैं वो राजनीतिक गतिविधियों को जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड यानी कि उत्सुक रहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। सो हम भी धीरे-धीरे करके राजनीति के अंदर रुचि दिखाने लगते हैं, हमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है। हम न्यूज़ और न्यूज़पेपर की मदद से राजनीतिक गतिविधियों को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और दोस्तों इस प्रणाली का एक और गुण ये है कि इससे नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न होती है। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इस प्रणाली के अंदर जो जनता होती है यानी कि जो मतदाता होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। सो दोस्तों इसके साथ ही साथ वो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक होते हैं, यानी कि उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है और उन्हें पता होता है। और दोस्तों मतदाता जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं उनके द्वारा जो नीतियां जो नियम बनाए जाते हैं उसको लेकर जो मतदाता होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सजग होते हैं, यानी कि उनको इसके बारे में पता होता है। जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो मतदाता होते हैं वो राजनीतिक गतिविधियों को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड उत्सुक रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितनी भी नीतियां और नियम बनाए जाते हैं उसको लेकर वो सजग भी होते हैं, यानी कि उनको इसके बारे में पता होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस प्रणाली का एक और गुण ये है कि इसके कारण जनता का विश्वास बना रहता है। इस प्रणाली के अंदर दोस्तों जनता ये मानती है कि जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, यानी कि उन जनता के द्वारा चुने गए हैं। इसके कारण जनता का सरकार के अंदर, शासन के अंदर विश्वास बना रहता है। और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर जनता का सरकार से सीधा संपर्क होता है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं इस प्रणाली के दोष के बारे में। दोस्तों इस प्रणाली का सबसे पहला दोष यह है कि ये प्रणाली काफ़ी खर्चीली प्रणाली है, यानी कि दोस्तों इस प्रणाली में काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है, जो कि इस प्रणाली का दोष है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस प्रणाली का दूसरा दोष है कि इसके अंदर सही चुनाव का अभाव है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जनता होती है अगर वो अशिक्षित हो या कम समझदार हो तो ज्ञान ना होने के कारण, यानी कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज ना होने के कारण अच्छे और बुरे प्रत्याशी यानी कि अच्छे और बुरे उम्मीदवार के अंदर वो अंतर नहीं कर पाती, यानी कि डिफरेंस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो बुरे प्रत्याशी होते हैं, बुरे उम्मीदवार होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्रणाली का एक और दोष ये है कि इसके अंदर निष्पक्ष चुनाव की संभावना काफ़ी कम होती है। दोस्तों इस प्रणाली के अंदर जो चुनाव होते हैं उनकी निष्पक्ष होने की संभावना यानी कि जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि इस प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव को जीतने के लिए जनता को कई तरह के लालच देते हैं, और जो भोली भाली जनता होती है वो उनके बहकावे में आकर उन्हीं को वोट दे देती है, जिसके कारण वो चुनाव में जीत जाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों शक्ति के बल पर भी इसके अंदर जीता जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि जो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है ये निष्पक्ष नहीं रहती, जो कि इसका दोष है, यानी कि इसका अवगुण है। और दोस्तों इस प्रणाली का एक दोष ये भी है कि इसके अंदर जो वातावरण होता है वो काफ़ी दूषित होता है। दोस्तों जब भी प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से चुनाव होते हैं तो जो हमारे आसपास का वातावरण होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके जो प्रत्याशी होते हैं यानी कि जो उनके उम्मीदवार होते हैं और उनके जो समर्थक होते हैं उनके बीच में कई बार लड़ाई होती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं इस प्रणाली के अंदर जब भी चुनाव कराए जाते हैं तो जो हमारा वातावरण होता है, आसपास का जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है उसके अंदर गुणों के साथ साथ कमियां भी हैं, लेकिन इन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बारे में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दोस्तों ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो जनता होती है वो सीधे तरीके से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती है, लेकिन वो उन लोगों को चुनती है जो बाद में उनके प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, यानी कि चुनाव करते हैं, चुनते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंदर जनता अप्रत्यक्ष तरीके से यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। दोस्तों इसका उदाहरण हम भारत को ले सकते हैं। भारत में जब राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जब राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसके लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली के गुणों के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहला है कि इसका जो वातावरण होता है वो दूषित नहीं होता है। जिस तरीके से प्रत्यक्ष प्रणाली के अंदर जब चुनाव होते हैं तो वहाँ अभियान, प्रचार, ये सभी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण क्या होता है जो वातावरण होता है वो काफ़ी दूषित हो जाता है, यानी कि जो माहौल होता है वो काफ़ी खराब हो जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंदर क्या होता है,
ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रचार की ज़रूरत ही नहीं होती, जिसके कारण अगर प्रचार ही नहीं होगा तो वातावरण के दूषित होने, माहौल के खराब होने की जो संभावना है, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है, वो रहेगी ही नहीं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये जो प्रणाली है एक ऐसे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, उपयुक्त है, जहाँ की जो जनता है वो अशिक्षित है, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है। वहाँ पर ये प्रणाली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। और दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के कंपैरिजन में हम देखें तो ये जो प्रणाली है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये कम खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसमें जो पैसे खर्च होते हैं वो काफ़ी कम खर्च होते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये जो प्रणाली है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एक ऐसे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल उपयुक्त होगी जिसका आकार बहुत बड़ा हो, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो। सो हम कह सकते हैं कि विशाल राज्यों के अंदर ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और उपयुक्त है। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के दोष के बारे में, उसके अंदर क्या कमियां हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहली कमी यह है कि ये जो प्रणाली है वो अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र का दोस्तों मतलब ये होता है कि जिसमें जनता शासक को, यानी कि अपनी सरकार को, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंदर क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सो डायरेक्ट नहीं होता इसके अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो निर्वाचन प्रणाली है ये अप्रजातांत्रिक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रणाली का एक दोष ये भी है कि इसके अंदर जनसंपर्क का अभाव होता है। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंदर जो जनता होती है वो सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती है, लेकिन वो उन लोगों को चुनती है जो कि बाद में उनके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जनता का उनके चुने गए प्रतिनिधियों से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता, यानी कि जनसंपर्क नहीं होता। और दोस्तों, इसके अंदर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो निर्वाचक मंडल को लेकर उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं, जनता को लेकर नहीं, क्योंकि जनता उनका चुनाव डायरेक्ट तरीके से तो नहीं करती। इस प्रणाली के अंदर वह उन लोगों को चुनती है जो कि बाद में जाकर उनके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। और दोस्तों, जनसंपर्क नहीं होने के कारण क्या होता है कि जनता की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, इन सभी को वो नहीं जान पाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रणाली का एक दोष ये भी है कि इसके द्वारा जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट में बताया था कि इस प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो असलियत में जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, और ना ही वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना ही जवाबदेह होते हैं, क्योंकि जनता उनका चुनाव खुद नहीं करती है। और इसके कारण क्या होता है कि जनता का शासन के अंदर विश्वास भी नहीं रहता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एक अच्छी निर्वाचन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। इसमें दोस्तों सबसे पहला है सार्वजनिक मताधिकार। दोस्तों, एक अच्छी निर्वाचन प्रणाली वो होती है जिसमें सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक अच्छी निर्वाचन प्रणाली वो होती है जिसके अंदर लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, यानी कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। और दोस्तों, एक अच्छी निर्वाचन प्रणाली वो होती है जो कि काफी सरल हो और लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक अच्छी प्रणाली वो होती है जो कि कम खर्चीली हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति कम से कम पैसा खर्च करके चुनाव लड़ सके। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक अच्छी निर्वाचन प्रणाली वो होती है जिसके अंदर भ्रष्टाचार की संभावना, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है, वो ना हो। तो दोस्तों, इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पर पूरा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निर्वाचन प्रणालियों के और भी प्रकारों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।